Welcome students, welcome to Gyan Wisdom. After a long time, I am back. Okay. So last I think शायद एक मंथ हो चुका होगा, 1 मंथ हो चुका होगा हमने जो क्लासेस डाले हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एनपीओ का अकाउंटेंसी का 1 मार्क्स क्वेश्चन सारे आपके लिए ले आऊँगा। मतलब कि आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का टोटल 8 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो वो जो 8 क्वेश्चन है वो वाला पोर्शन जो है आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वो 8 का 8 एक ही वीडियो में नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा का पूरा ही सब कुछ ही देख लो। टोटल 8 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 4 मार्क्स का आपका रहता है ट्रू फॉल्स। 4 मार्क्स का ट्रू फॉल्स रहेगा। 4 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स रहेगा और 2 मार्क्स का आपका येस नो टाइप क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसकी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एमसीक्यू रहता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्या रहता है आपका, एमसीक्यू रहता है। ओके, सो मतलब 4 + 2 + 2 टोटल 8 मार्क्स, ठीक है। और ये एएचएससीसी के पैटर्न में हर साल ही रिपीट हुआ है और हर साल ही आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट 1 से लेकर और पूरा एंड तक, ठीक है। दैट इज़ आपका जो भी 8-10 जो भी यूनिट आपको दिया गया, आई थिंक टोटल शायद 11 यूनिट है अकाउंटेंसी में, ठीक है। एज पर द सिलेबस ऑफ एएचएससीसी हम सभी का 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा, आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और देखो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन जिसको आता है और प्लस प्रैक्टिकल अगर आता है तो 70+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको प्रैक्टिकल करना पसंद नहीं होता है। दोनों के लिए ही ये चीज़ कंपलसरी होता है। तो इसलिए ये वाला जो पूरा सीरीज है मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। क्वेश्चंस विथ आंसर में देते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ये आपका एनपीओ से लिया गया है ना। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। अच्छा, एक चीज़ गलती लोग बहुत करते हैं, क्या करते हैं, हर साल मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर्स का एमसीक्यू जितना भी 1 मार्क आया वो करने से हो जाएगा क्या। तो देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो करना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोर देन 50% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से आते हैं, ये सही बात है, ठीक है। बट हर बार वहीं से आएंगे ये बात बोलना बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी देखा है कि प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, सारे के सारे कुछ नए आ गए हैं, ठीक है। और मैं जो दे रहा हूँ ये सारा का सारा एएचएससीसी काउंसिल के द्वारा बनाया गया जो मॉडल बुक है उससे लिया गया है। तो टोटल आपको 10 ट्रू फॉल्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 एमसीक्यू मिलेगा। मतलब टोटल 30 के आसपास में क्वेश्चन मिलने वाला है। और इन सभी से कोई एक को ही आपको एग्जाम में, एक या 2 को एग्जाम में देने वाला है, ठीक है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप देखोगे कि ये सब का सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब मैं तो कहूँगा पढ़ने का जरूरत नहीं है। जस्ट आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख जाओ, ठीक है। चलो तो अभी कंप्लीट करते हैं ना। पहला है आपके पास में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। तो आपको याद होगा हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है इस बार, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऑल कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। तो हाँ ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है, ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। तो देखो एक्सपेंस अकाउंट वो होता है जहाँ पर हम खर्चों को दिखाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कुछ रिसीट्स को दिखाते हैं और कुछ पेमेंट्स को दिखाते हैं, और वो पेमेंट्स में भी इस साल का खर्चा नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एडवांस सैलरी पेड फॉर द ईयर, हो सकता है इस साल का वो सैलरी ना हो, अगले साल का हो, मगर हम इस साल ही दिखा शो कर रहे हैं। रिसीट पेमेंट में ऐसा होता है ना, पेमेंट में होता है, पेमेंट तो है बट वो एक्सपेंस तो नहीं है। तो एक्सपेंस तो ये बिल्कुल ही नहीं है, मतलब एक्सपेंस नहीं है। रेदर कोई भी अकाउंट का नेचर डिपेंड करता है उसके बैलेंस के हिसाब से। और इसका जो बैलेंस होता है हमेशा हम जानते हैं कि इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस। और जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है रिसीट एंड पेमेंट का वो होता है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, और क्लोजिंग जो होता है वो भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक। इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट कौन सा नेचर शो करता है, आपको पता होगा कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट अकाउंट शो करता है ना। तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये एक्सपेंस नहीं है, रेदर देन ये क्या है, ये एसेट्स है, ठीक है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज एन एसेट्स अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। और अगर पहले वाले के हिसाब से बोले आपका जो ट्रेडिशनल है तो उसके हिसाब से क्या होगा, अब रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कैश शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। अब बताओ, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस को आप क्या हमेशा कैपिटलाइज करते हो, तो ये उसी को आएगा जो लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना रखा है।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब भी कोई डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज आता है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। और डोनेशन फॉर जनरल पर्पज जो होता है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, कैपिटलाइज उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में बिल्कुल ही क्या है, ये ट्रू बात है, ठीक है, सही बात है, वो कैपिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सोर्स कैश पोजीशन। सही बात है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सोर्स कैश पोजीशन। तो हाँ, ये तो हमारे लिए सही है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। अच्छा, बीच का मैं एक छोड़ दिया 4 नंबर, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू पीएल अकाउंट, नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये जो आपने 11 में कैश अकाउंट बनाया था ना, उसके इक्विवेलेंट है, ना कि पीएल अकाउंट का। अब पीएल अकाउंट का कौन इक्विवेलेंट है, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या दिखाते हैं, आपको फॉर्मेट याद होगा इनकम एक्सपेंडिचर का, मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अच्छा आपके लिए बेटर क्या होगा, मैं बार बार इसको हटाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो 1 से लेकर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना बीच में, 1 से लेकर 10 तक आप नंबरिंग दे दो, ठीक है। और अच्छा, मैंने बोला था कि 10 रहेगा ट्रू फॉल्स या फिलिंग में, बट मे भी 2-4 ज़्यादा कम दोनों हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये काउंसिल का बुक है तो इसमें मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ, और सबसे सही यही तरीका होता है हमारे आसाम के लिए, ठीक है। और सीबीएसई वालों को तो उससे भी ज़्यादा जानना होता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है उन लोगों का, बट आपके लिए इतना कर लोगे 100%, 8 से 8 क्वेश्चन इसके अंदर का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये जरूर देखो, ठीक है। आप खुद देखना, जब ये करने के बाद में देखना, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जब देखोगे तो देखना इसमें से कॉमन मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा होता है, आप देखते हो ना, इधर में हम क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, इधर में आप एक्सपेंडिचर लिख रहे हो, ठीक ना, बराबर। अब इधर देखो, बोला क्या गया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू पीएल अकाउंट। अब पीएल अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसमें भी क्या करते हो, इधर में आप लिखते हो सारे के सारे एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन पेड, ये सब, और इधर में आप क्या लिखते हो, इनकम्स लिखते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का नेचर तो सेम है ना, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्वल टू पीएल अकाउंट, है ना। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू पीएल अकाउंट, तो बिल्कुल ही गलत बात है, तो ये क्या है हमारे फॉल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 5 मैंने शायद आपको बता दिया था, तो हम 6 नंबर देखेंगे, ठीक है। ओके, 6 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स ओनली रिवेन्यू आइटम्स। यहाँ पर सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स ही आते हैं, ऐसा बोल रहा है, तो क्या बात सही है। तो आप देखो, मैंने अभी अभी आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमने क्या बताया, बोल रहा है कि इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, तो रेवेन्यू पेड या फिर रेवेन्यू रिसीट दोनों हो सकता है, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, तो हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया आपको अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। बिल्कुल ही गलत बात है, फॉल्स है ये, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, अच्छा इस चीज़ में बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, ठीक है, कंफ्यूजन है, तो इसको हम क्लियर करेंगे एक बार। चलो, इसको एक बार हटा देते हैं और पूरा पूरा एक अकाउंट बनाते हैं। मैंने क्या बोला था, इसका फॉल्स होगा ना, क्यों फॉल्स होगा देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। ये हमारा क्या, ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और इस अकाउंट के अंदर में बोला क्या गया है, क्रेडिट बैलेंस अगर इसका आएगा, अच्छा इसका क्रेडिट बैलेंस कब आएगा वो देखो, उसका क्रेडिट बैलेंस जैसे हम यहाँ पे हमने बैलेंस किया, और इधर में अगर बैलेंस आया तो क्या होगा हमारा ये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लेजर ट्रांसफर में जो इधर का बैलेंस होता है उसको तो हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ना, मतलब ये बैलेंस यहाँ पर आया होगा, इधर में हमारा क्या है इनकम है, इधर में क्या है एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब लाइन पढ़ना, ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से, जबकि इधर अगर बैलेंस आना है तो इनकम ज़्यादा होना पड़ेगा एक्सपेंसेस से, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना। सो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है हमारा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ना कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। तो बिल्कुल ही बात उल्टा है, तो इसलिए क्या हमारे बातें फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू फंड स्पेसिफिक फंड अकाउंट। तो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में यही तो पढ़ा है कि जो भी स्पेसिफिक फंड का अमाउंट होगा वो उसी में क्रेडिट या फिर डेबिट जो भी होना वहीं पर होना है, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई इनकम आ रहा है तो वो क्रेडिटेड होगा, तो बातें बिल्कुल क्या है, ये हमारा सही है, ठीक है, सही है, फॉल्स नहीं है, क्या है, सही है। द होल ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ट्रीटेड एज एन इनकम। तो अगर आपके पास में बुक वैल्यू अगर दिया हो किसी भी एसेट का, ठीक है, तो पूरे के पूरे पैसे को आप बोल रहा है कि अगर आप उसको सेल कर देते हो तो उसको आप पूरे पूरे आप इनकम मान लेते हो। तो आपने अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है तो आपने देखा है, अच्छा बार बार आपको मैं बता रहा हूँ,
जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा इस साल का वो आएगा रिसीट एंड पेमेंट से, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम यही हुआ है, सिर्फ एक बार क्या हुआ है, रिपीट हो गया था। मतलब कि पहले भी रिसीट पेमेंट आ गया, इस बार रिसीट पेमेंट आ गया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, एक बार इनकम एक्सपेंडिचर आता है, एक बार रिसीट एंड पेमेंट आता है, ठीक है। तो इस केस में इस बार आपके लिए जो है, अच्छा अगर प्रैक्टिकल आएगा रिसीट पेमेंट से तो जो थ्योरी आने का चांस होता है वो कहाँ से होता है, इनकम एक्सपेंडिचर से। तो इसलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत अच्छा देखना है। अच्छा देखो, फिक्स्ड एसेट्स का अगर मान लो वैल्यू दे रखा है, मान लो 1000 रुपये कोई फर्नीचर का वैल्यू है, बोला गया कि उसको 1200 में बेच दिया गया है, मतलब 200 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ ना। ये बात तो क्या बोल रहा है वो समझो, कि पूरा का पूरा जो पैसा होगा वो हम इनकम रिसीव कर देंगे, नहीं ये गलत बात है। इसको हम इनकम पूरा पूरा नहीं मान सकते हैं, सिर्फ 200 रुपये को इनकम मानेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या है, बिल्कुल ही फॉल्स बात है, ठीक है। केसी दास कॉलेज इज अ NPO ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत बात, सॉरी सही बात है, ट्रू है ना। केसी दास कॉमर्स कॉलेज क्या है हमारा, एक NPO है। अच्छा केसी दास कॉमर्स कॉलेज ही नहीं, कोई भी कॉलेज स्कूल जो होता है NPO के अंदर आता है, ठीक है। तो ये ट्रू है। कैपिटल ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इज अ कैपिटल इनकम, ठीक है। एंड नॉट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बिल्कुल ट्रू बात है, सही बात है हमारा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके नीचे बोला गया है अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो आपने पढ़ा ही है कि हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होते हैं और ट्रेडिंग होते हैं, नॉन ट्रेडिंग होते हैं ना, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, है ना। जो ट्रेडिंग होते हैं उसके अंदर क्या आता है, वो आपका कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, ये सब करते हैं। नॉन ट्रेडिंग के अंदर में बोले ये आता है, बट यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है नेवर, कभी भी नहीं करता है, ये बात गलत है, ठीक है। आपने इंसिडेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जब पढ़ा होगा ना इसी चैप्टर के अंदर में, तो लास्ट में है वो, तो उसमें आपको मिलेगा कि नहीं ये लोग भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये बात जो है इस बात के लिए फॉल्स हो जाता है, हमेशा नहीं करते हैं बट कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको 12 का 12 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा अगर आपने इनकम ट्रू फॉल्स कर लिया है तो देखना आगे की चीज़ बहुत ही आसानी से आपको जाते रहेगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जो करना अगर पहले बार आया हो, ठीक है। हालांकि मैं बहुत गैप के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आगे वाले सीरीज आएंगे, और नहीं तो फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करते रह जाना, मतलब बोलते रह जाना, मैं नहीं डालने वाला हूँ अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स आना पड़ेगा, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा बताओ कौन बनाता है ये, हमने तो एक ही चैप्टर पढ़ा है NPO, तो 12 में तो NPO ही बनाएगा, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जनरली स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब ये ओपनिंग नहीं भी देता तो भी आपको लिखना ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है जनरली क्या होगा, एक ओपनिंग बैलेंस के साथ स्टार्ट होगा। किस केस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, अगर वो नया नया क्लब बना है, नया नया अगर कोई भी अकाउंट बन रहा है तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। बाद बाकी सभी में आने वाला है, ओके। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस, ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है कि हम बोलते हैं कि कैश रिसीट और कैश पेमेंट को हमें रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए कौन सा बेसिस हो जाएगा, कैश बेसिस। आपने नीले में पढ़ा था ना, 3 तरह का बेसिस होता है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, है ना, और हाइब्रिड। तो कैश बेसिस में बनेगा रिसीट एंड पेमेंट, एक्रूअल बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर, और हाइब्रिड तो है वो तो गवर्नमेंट अकाउंट के लिए आता है, तो अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैश हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओनली डैश ट्रांजेक्शन आर शोन, तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर शोन, ठीक है। अच्छा एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस, तो अभी मैंने बताया था एक्रूअल बेसिस, तो एक्रूअल लिख देंगे, ठीक है, एक्रूअल, ठीक है। फिर बोला गया है एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शंस ऑफ डैश नेचर, कौन सा नेचर का, तो सर रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। अगर बोलता कैश अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ट्रांजेक्शंस ऑफ, तो वहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर का आ सकता है, बस दे शुड बी रिसीव्ड और पेड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है हमारा रेवेन्यू होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर है, एंडोमेंट फंड कौन सा होता है, तो सर एंडोमेंट फंड एक बार ही मिलता है, बार बार तो नहीं मिलता है, तो कैपिटल होगा। जो भी तरह का अमाउंट जो नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग मतलब बार बार पैसा नहीं मिल रहा है, वो सब क्या है हमारा कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होगा, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, पैसा अगर इनकम अगर ड्यू रह गया तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, तो ये कौन सा साइड में आएगा हमारा, एसेट साइड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ओके, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर से, इनकम ज़्यादा हो गया मतलब मेरा इनकम है 5000, ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर है सिर्फ 3000, तो ये मेरे लिए क्या है, बचा हुआ पैसा जो एक्सेस होगा मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। और रेवेन्यू के यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, तो इसे हमारे लिए सॉरी रेवेन्यू नहीं, सॉरी मेरे लिए प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है
फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन्ड बाय, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कौन मेंटेन करता है? सर आप एनपीओ में ही पढ़े हो, इसके पहले आपको फंड बेस्ड का नाम भी नहीं पता था, तो एनपीओ ही होगा, तुक्का मार के आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नाउ फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग भी पढ़ लेना जरूर, ठीक है, डिफरेंस भी पढ़ लेना जरूर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज डैश अकाउंट, अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था कि ऊपर में दिया हुआ था कि रेवेन्यू सॉरी एक्सपेंस अकाउंट है, वो नहीं होता है, क्या है ये? एसेट अकाउंट है, तो हमारा क्या है? एसेट अकाउंट है। एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज डैश रिसिप्ट, ये हमारा क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है। मतलब एंट्रेंस फीस जो होता है ना, बार बार लिया जाता है, जितने बार लोग आएंगे उतने बार उनसे हमें पैसा लेना है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स डैश बेनिफिट, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? हम पढ़े थे कि हमारे एनपीओ चैप्टर में दो तरह का एक्सपेंडिचर है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो होता है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो होता है एसेट्स में लगता है। अब अगर मान लो मैं कोई फर्नीचर ले रहा हूँ, मैं लैंड ले रहा हूँ, मैं बिल्डिंग ले रहा हूँ, तो ये तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? LTB, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट पहले से तो लॉन्ग टर्म लगा देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। नॉट फॉर, देखो ये MCQ कराने का एक और मोटिव क्या है कि आपको ना पूरे चैप्टर का एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, सही से आप करते हो तो, ठीक है। देखो बोला गया है आ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोथ ANC। तो देखो कभी भी जब आपने NPO बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, तो ये तो नहीं है, ये तो आपने बनाया है, ये तो आपने बनाया है, तो जब दोनों बनाया तो मतलब बोथ ANC इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके लिए सही आंसर क्या है? ये वाला, ठीक है। एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, क्या शो करता है? ये आपके एग्जाम में आ रखा है, सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। अच्छा कैश पोजीशन कौन शो करता है? तो सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शो करता है, ठीक है। अच्छा कैपिटल फंड कौन शो करता है? तो सर ये तो शो करता है बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ये अभी हमारे लिए तो है ही नहीं, ठीक है। नन ऑफ द अबव इसमें आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर कोई भी डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है तो उसे हम क्या करते हैं? पहला बोला गया है क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो इनकम आएगा या एक्सपेंडिचर आएगा, ये तो डोनेशन है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया, मतलब क्या ये कैपिटल रिसीट है, क्या ये कैपिटल रिसीट है, तो ये तो इसके नेचर से मिलता ही नहीं है, तो ये नहीं आने वाला है। इधर बोला है क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड अकाउंट, क्रेडिटेड टू, अच्छा यहाँ पर बोला है स्पेसिफिक फंड अकाउंट, कैपिटल फंड अकाउंट में ये क्रेडिटेड नहीं होता है, तो होगा किसी स्पेसिफिक फंड में, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक फंड पर्पस दिया गया, ठीक है। तो जो पर्पस होगा उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर मान लो आप मुझे फी, अपना ट्यूशन फी आप मुझे अगर एडवांस में दे तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा? एक तो लायबिलिटी बनने वाला है ना, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। ना तो ये इनकम है, ना एक्सपेंडिचर है, ना ये एसेट, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एक्सेस ऑफ स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ओवर स्पोर्ट्स फंड, मतलब क्या हुआ? आपके पास में स्पोर्ट फंड में मान लो 5,000 रुपया था, कितना रुपया था स्पोर्ट्स फंड में? गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा कुछ था ना, ओके। बोला गया स्पोर्ट्स फंड में आपके पास में कितना रुपया था? 5,000 रुपया था, ठीक है। और आपने खर्च कितना कर दिया? एक्सेस ऑफ स्पोर्ट एक्सपेंसेस ओवर स्पोर्ट, मतलब आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, मान लो आपने 6,000 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। तो इन सभी में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो अब बताओ कौन सा हो सकता है? पहला बोला है डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या आप इसको क्या करोगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दोगे, पहला ऑप्शन। दूसरा बोला है डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। तीसरा शोन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज नेगेटिव बैलेंस। अब देखो एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो करने का मतलब क्या होता है कि वो आपके लिए क्या है? एसेट है, ठीक है। बट ये बिल्कुल ही आपका एसेट नहीं है, आपको दिख रहा होगा, आपने रिसीट इतना किया, खर्च इतना कर देते, एसेट तो है नहीं, ये कोई पीएल का पैसा तो है नहीं जो एक्यूमुलेटेड पीएल हम इसको समझेंगे, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, नॉन नहीं है इसका आंसर, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्यों नहीं है, आगे समझेंगे। डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल सोर्स, अच्छा देखो मैं जो हूँ ना गलत से सही की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट मेरा आंसर बताया था, मगर मैं आपको गलत पहले बता रहा हूँ फिर लास्ट में सही बता रहा हूँ, ताकि गलत का रीजनिंग आपको पता हो क्यों ऐसा है। डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड अकाउंट, कैपिटल फंड अकाउंट के बारे में ना आई थिंक आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगा, आपने बनाया भी नहीं है, और ना तो ये आइटम कैपिटल का है, तो ये भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बचा हुआ ऑप्शन क्या? डेबिटेड। अच्छा इसमें डेबिटेड क्यों होगा? ये क्या है हमारा? देखो हमने मान लो आपसे रिसीव किया, मान लो पूजा के लिए, ठीक है, कोई पूजा के लिए या फिर कोई एक प्रोग्राम के लिए मैंने आपसे 5,000 रुपया लिया, पूरे लोगों से, सारे स्टूडेंट से मैंने 5,000 रुपया रिसीव किया, और मेरा खर्चा हो जाता है 6,000 रुपया, तो ये मेरा क्या हो गया सर? तो लॉस हो गया। जब ये लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे? पीएल अकाउंट में लॉस में ही दिखाएंगे ना। तो अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर इधर लिखते हैं ना, तो ये तो पीएल अकाउंट जैसा ही काम कर रहा है, तो पीएल अकाउंट का डेबिट में शो करेंगे, तो बस देख लो डेबिट वाला कौन सा है ना। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं एक नया वीडियो बना के फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बढ़िया समझना। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड,
अगर आपका किसी भी स्पेसिफिक फंड से कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, कोई भी इंटरेस्ट, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर मान लो यहाँ से स्पेसिफिक फंड से कोई भी इंटरेस्ट आता है तो हम क्या करेंगे, उसे हम इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट का ऑप्शन है, बस इसी में मार देंगे, ठीक है। देखो पहला तो ये ट्रिक याद रखो, स्पेसिफिक फंड है तो आंसर में स्पेसिफिक फंड हमें चाहिए, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब बच गया यहाँ पे, आप ऐसे ही सोच सकते हो। व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड, अगर मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और बोला गया है द बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड इज, बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड जो होता है उसको आप कहाँ रखते हो, पहला बोला है ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल नहीं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, हाँ ये बात सही है, ये हम कर देते हैं, ठीक है। दूसरा बोला कंटिन्यू टू बिल्डिंग फंड, नहीं होगा, और सी हमारे पास में क्या है, नवोदय, तो ये भी नहीं होगा, बस ये वाला ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज अ बिल्डिंग फंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। देखो इसके लिए आपके बुक में 2-4 दाम से के बुक में एग्जांपल्स है, वो आप देखना जो एसेट से रिलेटेड है, तब आपको ये बात समझ में आएगा, नहीं तो इसके लिए लंबा चौड़ा थ्योरी है जो अभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। बोला गया है अगर मान लो बैलेंस बिल्डिंग फंड का पैसा है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो द अमाउंट स्पेंट इज, जो भी अमाउंट खर्चा किया है तो कहाँ खर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो पहला बोला है ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, दूसरा है ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, तीसरा बोला है कंटिन्यूड इन बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो बात एक बार समझना, अगर मान लो आपके पास में बिल्डिंग फंड में पैसा है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन, तो जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का और वो इनकम्प्लीट रह चुका है, तो बचा हुआ पैसा जो है कैपिटल फंड से होके जाएगा, तो कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा पैसे को, ठीक है, क्योंकि पैसा क्या अभी तक बिल्डिंग अभी तक इनकम्प्लीट रह चुका है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, अभी के लिए कैपिटल फंड में रख देंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये हो रहा है कौन सा बात, जब आपका अकाउंट जब क्लोज करना होता है तो हम ट्रांसफर करना पड़ता है, वही ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आर लेस देन द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड से अगर मान लो अगर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस लेस हो जाए, लॉस सॉरी कम हो जाता है, ठीक है, क्या होता है हमारा कम हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो देखो आपने पैसा क्या किया है, खर्च किया है, ठीक है ना, और स्पोर्ट्स फंड में आपके पास में व्हेन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आर लेस देन, खर्चा कम है आपका किससे, स्पोर्ट्स फंड से, तो मान लो मेरे पास फंड में पैसा कितना है 5,000 रुपया और मैंने खर्च कर दिया सिर्फ 4,000, तो बचा हुआ 1,000 रुपया तो बच गया, कहाँ डाल देंगे सर, बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स फंड में रख देते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड का ऑप्शन नहीं है तो बैलेंस शीट में डाल देते हैं, ठीक है, अगर स्पोर्ट्स फंड का ऑप्शन होता तो वो हम डाल देते हैं, बस समझ आ रहा है ना। अगर बोलता है कि डेबिटेड टू स्पोर्ट्स फंड अकाउंट, तो हाँ भाई बचा हुआ पैसा तो वहीं पर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइफ मेंबरशिप क्या होता है हमारा सर, कैपिटल, यहाँ पे तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, मतलब कैपिटल रिसिट भी है ये, क्या ये कैपिटल रिसिट भी है, और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो लाइबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल रिसिट लाइबिलिटी में शो होता है तो लाइबिलिटी डाल देंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, एक बार आप पैसा दोगे, बोलोगे सर जिंदगी भर के लिए हम आपके स्टूडेंट हो जाते हैं, तो मेरे ऊपर लाइफ टाइम के लिए एक लाइबिलिटी बन गया ना, तो लाइबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड, कैसे आप ट्रीट करोगे, अगर आपने एनुअल फंक्शन कोई भी एक क्या एक तरह का फंड है ना, तो फंड वाले पैसे को आप क्या मान लेते हो, कैपिटल मानोगे या फिर मतलब कैपिटल या फिर लाइबिलिटी, रेवेन्यू या फिर इनकम, बात देखिए एसेट्स या फिर अर्नड इनकम। अब इनकम और अर्नड इनकम दो अलग अलग चीज़ होता है, आपको पता होगा शायद, ठीक है, नहीं पता है नीचे कमेंट करना और ट्राई करो आंसर करने का, अगर नहीं भी पता है ना तो क्या करो, गूगल में सर्च करो सर इनकम अर्न इनकम में क्या डिफरेंस है, सर्च करके एक लाइन लिख दो, ठीक है। ऐसे मैं लास्ट का 2 क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप ही करके बताना, हालांकि इसका आंसर मैं बता देना चाहूँगा। क्या बोला गया समझो फिर से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर कोई स्कूल को पैसा मिल रहा है तो उसको क्या ट्रीट करता है, एनपीओ अगर है, अगर वो पैसा ले रहा है तो फंड के अंदर रख रहा है, स्कूल जो होता है वो सारे के पैसे को क्या मानता है, रेवेन्यू मान के चलता है, ठीक है। तो हमारे लिए जो पैसा है वो क्या है, हमारे लिए ये एक तरह का रेवेन्यू है, इनकम है, ठीक है। अब इस इनकम में से वो क्या करेगा, खर्च करेगा, और जो पैसा बच जाएगा वो एक्सपेंडिचर में डाल देगा, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम क्या मानते हैं, एक्सपेंडिचर मानते हैं। ये भूल मत करना कि ये हमारे लिए क्या है, बोले कैपिटल रिसिप्ट है, नहीं, कैपिटल रिसिप्ट कब होता है, जब उसके साथ एक लाइबिलिटी आए, याद रखना, कैपिटल रिसिप्ट तब होता है जब उसके साथ लाइबिलिटी आए, एनुअल फंक्शन करवाना तो है ही, तो यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, एक रेवेन्यू है जिसमें से कुछ खर्चे को एक्सपेंस करना है, ठीक है, मतलब कुछ खर्चे को हमें खर्च कर देना है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास में है, इफ देयर इज अ मैच फंड, अगर कहीं पर भी कोई भी क्या है मैच फंड है और मैच में जो एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑन द मैच फंड्स आर ट्रांसफर टू, कहाँ आप ट्रांसफर करते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप खुद से बताओगे 12 का आंसर, ठीक है, ट्राई करो बताने का, नहीं होता है तो मैं
आंसर देकर पिन कर दूंगा, बट आप जरूर ट्राई करना बताने का, ठीक है। ये 4 आपके पास में ऑप्शन है। और लास्ट वाला जो है, कैपिटल रिसीट्स आर शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कौन से साइड में शो किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कैपिटल रिसीट कहाँ पे शो किया जाता है। कैपिटल रिसीट है, याद रखना, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल पेमेंट नहीं है। तो अगर मान लो कोई भी मैं आपको पैसा देता हूँ और बोलता हूँ कि आप एक बुक लेकर आना, तो आपके ऊपर क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग में होता है, पीएल में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, बीएस में होता है, कहाँ पे होता है आप खुद से बता पाओगे, ठीक है। सो 12 एंड 13 इज योर पार्ट, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और बाकी चीज़ तो मैंने बता दिया। चलो बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। 25 मिनट दिया हूँ, अगर अच्छा रिटर्न सॉरी इसका अगर ये आया रिस्पॉन्स आया तो आगे और मिलेगा, नहीं तो शायद ना भी मिले, ठीक है। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अगर आपका अकाउंट्स क्लियर नहीं है, इंग्लिश क्लियर नहीं, तो इंग्लिश के लिए हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, आप वो ले सकते हो, ठीक है। टोटल क्रैश कोर्स जो है आपका 100 रुपये में क्रैश कोर्स है, प्लस ग्रामर मतलब टेंस और नरेशन दोनों आ जाता है, तो 190 के अंदर आपका सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। प्लस वॉइस ऑफ पेपर मैंने ऑलरेडी दे दिया है यूट्यूब पे। और अगर आपका अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम है तो आप वो भी कोर्स ले सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट है, बट कम है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लेना, नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 700, ठीक है, 245